हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में क्रेजी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स जो सूजन से बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से मैं डेली सूजन से बुलेटिन और डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखते हैं। आज है मंगलवार 28 जुलाई 2026, आषाढ़ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी संवत 2083। इस सेशन पर आधारित एमसीक्यू हम हमारी 5 बजे वाले सेशन में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, राजस्थान में जन स्वास्थ्य की नई तस्वीर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान के गांव ढाणी, दूर दराज इलाकों तथा गुणवत्तापूर्ण व सुलभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। दूर दराज इलाकों में भी मुख्य आंकड़े और उपलब्धियां हम देखें तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना का लक्ष्य, राज्य में 18,436 स्वास्थ्य संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान स्थिति हम देखें तो 18,436 का लक्ष्य रखा गया था, उसमें से अब तक 11,500 से अधिक मंदिर पूरी तरह से क्रियाशील हो चुके हैं तथा शेष को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन लाभ, 31 लाख से अधिक लोगों ने घर बैठे ऑनलाइन परामर्श टेलीमेडिसिन का लाभ उठाया है। वेलनेस सत्र 44.49 लाख अर्थात 44.49 लाख से अधिक वेलनेस सत्र आयोजित किए जा चुके हैं, जिससे 4 करोड़ से भी अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित केंद्र। वर्तमान निम्नलिखित केंद्रों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिनमें 8,370 उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया जा रहा है। 2,107 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी और 286 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 728 शहरी जनता क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया जा रहा है। 12 विस्तृत सेवाएं, जिनमें हम देखें कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसमें केंद्रों पर केवल सामान्य इलाज नहीं बल्कि 12 प्रकार की व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, जिनमें गर्भवती महिलाओं एवं प्रसव संबंधी सेवाएं, नवजात व शिशु स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, संक्रामक रोगों से उपचार, सामान्य ओपीडी सेवाएं, गैर संचारी रोग जिनमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि की स्क्रीनिंग, प्रबंधन व ईएनटी, नेत्र देखभाल, आंख कान नाक गला से संबंधित सेवाएं, मुख स्वास्थ्य ओरल हेल्थ, बुजुर्ग व पहली एक्टिव केयर और आपातकालीन प्राथमिक उपचार, मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग व उपचार भी प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ई संजीवनी व टेलीमेडिसिन जुड़ाव, डिजिटल जुड़ाव। गाँव के आरोग्य मंदिरों को सीधे सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएससी और जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज से जोड़ा गया है। गाँव के आरोग्य मंदिरों को मरीज जब अपने गांव से स्वास्थ्य केंद्र पर ही कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। अनावश्यक यात्रा, समय और पैसे की भारी बचत इससे होती है। और दवाई व जांच हम देखें तो 121 प्रकार की आवश्यक दवाइयाँ आरोग्य मंदिरों में उपलब्ध करवाई जाती हैं मुफ्त में। ई औषधि सॉफ्टवेयर, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के माध्यम से दवाओं की उपलब्धता और सप्लाई ऑनलाइन निगरानी रखी जाती है। स्वास्थ्य जागरूकता व वेलनेस, ये केंद्र केवल इलाज तक सीमित नहीं है बल्कि योग, पोषण, संचारी गैर संचारी रोगों की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन शैली के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। स्वास्थ्य मेलों, विशेष स्वास्थ्य दिवसों का आयोजन कर जागरूकता फैलाई जा रही है लोगों में। राजस्थान सरकार, पारदर्शी भर्तियां व युवाओं का सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पारदर्शी निष्पक्ष प्रक्रियाओं के जरिए युवाओं को रोजगार और नौकरियां प्रदान की जा रही हैं। रोजगार व भर्ती के प्रमुख आंकड़े हम देखें तो 1,78,397 पिछले 2.5 वर्षों में दी गई कुल सरकारी नियुक्तियां हैं। 51,427 परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं, अभ्यर्थियों की परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी है और भर्ती प्रक्रिया अधीन है। नियुक्तियां शीघ्र होगी। 81,023 आगामी समय में होने वाली भर्तियों के पद हैं 81,023 और 70,031 नए पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। 350 से अधिक बिना पेपर लीक के आयोजित की गई सफल परीक्षाओं की संख्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे आगामी भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर। 81,023 पद, जुलाई और सितंबर में 9,268 पद, जिनमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, सांख्यिकी अधिकारी, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कारखाना बॉयलर निरीक्षक तथा कारखाना निरीक्षक रसायन आदि की भर्तियां की जाएगी। अक्टूबर और दिसंबर में 45,325 कनिष्ठ अभियंता की, कनिष्ठ लेखाकार, जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट, कनिष्ठ तकनीकी पर्यवेक्षक संविदा पे, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त और कनिष्ठ अभियंता, चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग पैरामेडिकल, सहायक निर्देशक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, संविदा सेक्शन एसोसिएट आदि की भर्ती की जाएगी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। और जनवरी मार्च 2027 के बीच में हम देखें तो 26,430 ग्राम विकास अधिकारी, 26,430 भर्तियां की जाएगी, जिनमें ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो कांस्टेबल एवं अन्य भर्तियां की जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख जिलों में नियुक्ति की स्थिति। कुल 1,78,000
397 कार्मिकों की नियुक्ति की गई, जिनमें हम देखें तो जयपुर में सर्वाधिक 20,734 कार्मिक नियुक्त किए गए हैं। सीकर से 7,287, जोधपुर से 6,960, अजमेर से 6,729, उदयपुर से 6,587, अलवर से 6,488, झुंझुनू से 5,781, दौसा से 5,384, बाड़मेर 5,277 और नागौर 5,707 कुल भर्तियां हुई थी, जिनमें जो टॉप हमने डिस्ट्रिक्ट देखे हैं यहाँ शीर्ष। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रवासी राजस्थानी दिवस व एमओयू की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों के राज्य विकास में भागीदारी बनाने और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के समझौते किए गए थे, एमओयू हुए थे, उनके समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ में हम देखें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की थी। 2024 में इस वर्ष यह दूसरा आयोजन होगा। 2024 में घोषणा की थी, 2025 में पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया गया था और 2026 में अब दूसरा प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में फैले प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से संबंध और मजबूत करना और राज्य के विकास व निवेश में उनकी सहभागिता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। आयोजन का प्रमुख विशेषता व निर्देश हम देखें तो चैप्टर्स का संचालन प्रवासियों से सतत संवाद बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों और शहरों में चैप्टर्स का शीघ्र संचालन शुरू किया जाएगा। रोड शो आयोजित किए जाएंगे विभिन्न देशों और शहरों में। प्रवासियों को अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न शहरों और देशों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। सेक्टोरल सेशन किए जाएंगे। इस अवसर पर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी, शहरी विकास, औद्योगिक विकास, खनन, पेट्रोकेमिकल जैसे विषयों पर सेक्टोरल सत्र होंगे। शेखावाटी प्रवासियों के लिए विशेष आयोजन। शेखावाटी क्षेत्र के प्रवासियों के लिए शेखावाटी क्षेत्र में ही विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शेखावाटी की 660 से अधिक ऐतिहासिक हवेलियों को चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे राइजिंग राजस्थान एमओयू के धरातलीकरण पर जोर। सर्वोच्च प्राथमिकता समिट के तहत हस्ताक्षरित एमओयू को समय पर लागू करना सरकार की प्राथमिकता है। एमओयूज के वास्तविक रूप में आने से राज्य की आर्थिक प्रगति होगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश। ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी। भूमि आवंटन और अन्य स्वीकृतियों में तेजी लाकर ग्राउंड लेवल पर वर्क निर्धारित किया जाएगा। नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्य सचिव स्तर पर कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रमुख विभाग ऊर्जा विभाग, उद्योग विभाग, खनन विभाग, पर्यटन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, कृषि विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आयुष विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, युवा व खेल, तकनीकी शिक्षा आदि विभागों में एमओयू की समीक्षा की गई। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान, टीबी फ्री राजस्थान कैंपेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत संकल्प और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की निरामय राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए उद्देश्य से राजस्थान में टीबी उन्मूलन की अभियान को तेजी से चलाया जा रहा है। अभियान की समय सीमा हम देखें तो 7 अगस्त तक टीबी उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। 7 अगस्त तक चलाया जाएगा प्रदेश में व्यापक स्तर पर। 100 दिवसीय विशेष अभियान 24 मार्च से 5 जुलाई 2026 तक। 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत विशेष अभियान के तहत राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रदर्शन राजस्थान ने किया है। 24 मार्च से 5 जुलाई तक 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत विशेष अभियान चलाया गया था, 24 मार्च से 5 जुलाई तक। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे 100 दिवसीय विशेष अभियान के हम आंकड़े देखें तो 35.86 लाख लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की गई। 28.91 लाख लोगों के घर घर जाकर स्वास्थ्य टीम ने जांच की। 9,949 आयुष्मान आरोग्य शिविरों का सफल आयोजन किया गया था। मुख्य उपलब्धियां हम देखें तो 49,703 नए टीबी मरीजों की पहचान की गई। 6,574 ग्राम पंचायतें पूरी तरह से टीबी मुक्त घोषित की जा चुकी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान सरकार की मुख्य रणनीति व दृष्टिकोण। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर केवल इलाज तक सीमित न रहकर संक्रमण की श्रृंखला चेन ट्रांसमिशन को तोड़ना और हर छिपे मरीज की पहुंचना और उनकी पहचान करना। मुख्य स्तंभ की पिलर्स हम इसमें देखें तो रोग की शीघ्र पहचान, अर्ली डिटेंशन, समयबद्ध मुफ्त जांच, टाइमली फ्री टेस्टिंग, निःशुल्क उपचार, फ्री ट्रीटमेंट, पोषण सहायता, न्यूट्रिशन सपोर्ट, जन भागीदारी, कम्युनिटी एंड पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे भरतपुर के पंचगौरव। कल हमने किसी भी पंचगौरव के बारे में चर्चा नहीं की थी क्योंकि सुजोसी बुलेटिन में नहीं दिया गया था। हम इसमें सुजोसी बुलेटिन पर आधारित पंचगौरव देख रहे हैं। पंचगौरव की राजस्थान गवर्नमेंट की पंचगौरव की टैगलाइन है विकास भी और विरासत भी। भरतपुर के पंचगौरव हम आज देखेंगे सुरमय केवलादेव, मधुर शहद और पावन कदम्ब।
भरतपुर जिला सामान्य परिचय हम देखेंगे। राजस्थान का पूर्वी द्वार, भरतपुर जिले को राजस्थान का पूर्वी द्वार कहा जाता है। मुख्यतः लोहागढ़ किले को राजस्थान का पूर्वी द्वार कहा जाता है और शेरगढ़ दुर्ग जो भरतपुर का है उसे भी राजस्थान का पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। तो भरतपुर के 2 किलों में इसमें लेकर विद्वानों में सामंजस्य नहीं है, शेरगढ़ दुर्ग को लेकर और लोहागढ़ को लेकर। तो भरतपुर के दोनों किलों में हम ध्यान में रखेंगे। राजस्थान का पूर्वी द्वार कहा जाता है। नामकरण व स्थापना, इसका नाम भगवान भरत के नाम पर पड़ा। 1733 में महाराजा सूरजमल ने इसकी भरतपुर नगर की स्थापना की थी। 1733 में महाराजा सूरजमल ने। प्रमुख किले बांध, लोहागढ़ किला व बंद बारेठा बांध। 3 मौसमी नदियाँ भरतपुर में बहती हैं, जिसमें बाणगंगा, रूपारेल और गंभीर नदी भरतपुर में बहती हैं। बाणगंगा, रूपारेल और गंभीर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक जिला एक उत्पाद के बारे में। तो एक उपज है, एक जिला एक उपज के तहत है शनि। सॉरी, मैंने वो फास्ट के चक्कर में शय और हनी को मिक्स करके शनि बोल दिया। तो एक जिला एक उपज के तहत भरतपुर जिले का उपज है शहद, जिसे हम बोलते हैं हनी। एक वनस्पति है कदम वृक्ष, कदम का वृक्ष है जिसका नाम है निकोला मार्किया कदम्बा। इसकी वैज्ञानिक नाम है कदम का। भरतपुर जिला एक उत्पाद में हम देखेंगे कृषि उत्पाद है कच्ची घानी का सरसों का तेल। एक जिला एक पर्यटन के तहत केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर का है। एक जिला एक खेल के तहत कुश्ती रेसलिंग भरतपुर जिले के उत्पाद के बारे में, खेल के बारे में हम देखेंगे पंचकरों में। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे पर्यटन स्थल केवलादेव नेशनल पार्क। भरतपुर जिले के पंचगढ़ों के तहत पर्यटन स्थल है केवलादेव नेशनल पार्क। 1971 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1971 में और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची का दर्जा दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 1985 में। केवलादेव घना पक्षी विहार को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1971 में और 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। 18वीं सदी के मध्य ही दक्षिण पूर्व में बने एक छोटे से जलाशय घना पक्षी विहार के रूप में निर्मित हुआ था। लगभग 230 प्रजातियों के पक्षी यहाँ देखे जा सकते हैं। यह प्रवासी पक्षियों, विशेषकर सर्दियों में आने वाले पक्षियों के प्रमुख केंद्र व प्रजनन स्थल है। इसे एशिया के सबसे बड़े और बेहतरीन पक्षी क्षेत्रों में, एशिया का सबसे बड़ा हम नहीं कह सकते बल्कि एशिया के सबसे बेहतरीन पक्षी क्षेत्रों में गिना जाता है वो बड़ा मेरे। नेक्स्ट हम भरतपुर की वनस्पति प्रजाति के बारे में चर्चा करेंगे। कदम्ब भरतपुर की पंचगौरव के तहत कदम्ब का वृक्ष प्रजाति है जिसमें हम वैज्ञानिक नाम देखेंगे निकोला माकिया कैडम्बा। धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व, यह पेड़ भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ पवित्र और पूजनीय वृक्ष है। कदम का वृक्ष जिसकी पूजा की जाती है भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। औषधि गुणों से भरपूर, त्योहारों, अनुष्ठानों और लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा कदम का वृक्ष है। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्पाद के तहत कृषि आधारित उत्पाद है सरसों का तेल, कच्ची घानी सरसों का तेल। पारंपरिक विधि से तैयार कच्ची घानी सरसों का तेल अपनी शुद्धता, प्राकृतिक स्वाद, सुगंध के कारण प्रसिद्ध स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे उपज है भरतपुर जिले की शहद। भरतपुर में मधुमक्खी पालन की शुरुआत 1992-93 में हुई थी। सरसों की खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन एक प्रमुख कृषि आधारित गतिविधि है। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, खनिज, एंजाइम से भरपूर है। इसका उपयोग भोजन, सौंदर्य प्रसाधन और औषधियों में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे खेल कुश्ती। भरतपुर रियासत काल से ही दंगल व कुश्ती के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसको बढ़ावा देने के लिए राजकीय कुश्ती अकादमी लोहागढ़ स्टेडियम में संचालित है। राजकीय कुश्ती अकादमी जहां 3 पूर्ण मेट की सुविधा उपलब्ध है। यह खेल शक्ति संतुलन, तकनीक और सहन शक्ति का बेहतरीन संयोजन है। नेक्स्ट अब हम भरतपुर के पंचगौरव के बारे में चर्चा करते हैं। भरतपुर के पंचगौरव में वनस्पति है कदम्ब का वृक्ष। भरतपुर की उत्पाद है सरसों का तेल। भरतपुर की जो पर्यटन स्थल है वो है केवलादेव घना पक्षी विहार। भरतपुर की उपज है शहद और भरतपुर का खेल है कुश्ती। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कृषि व जीआई टैग का विवाद है गुजरात और राजस्थान के बीच में, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे जीरा और सौंफ को लेकर। विवाद की पृष्ठभूमि गुजरात की ऊंझा मंडी को ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ का जीआई टैग मिलने से राजस्थान के किसानों व कृषि वैज्ञानिकों में असंतोष है। ऊंझा मंडी गुजरात की उसके सौंफ व जीरे को
जीआई टैग दिया गया है, जिससे राजस्थान के किसान व कृषि वैज्ञानिकों में असंतोष है, क्योंकि मुख्यतः जीरा उत्पादन और सौंफ का उत्पादन राजस्थान में होता है, और जबकि ऊंझा में केवल इसकी मंडी स्थापित है। तो मंडी के आधार पर उसको केवल वहाँ मंडी स्थापित है, वहाँ राजस्थान का जो जीरा और सौंफ बिकती है, जबकि राजस्थान को जीआई टैग देना चाहिए था, जबकि राजस्थान के प्रोडक्ट को ऊंझा के नाम पर जीआई टैग मिल रहा है। तो हम इसके बारे में किसानों और जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने असंतोष व्यक्त किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जीरा और सौंफ का वास्तविक उत्पादन राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है, बाड़मेर और जोधपुर इलाके में मुख्य रूप से होता है, जबकि ऊंझा केवल व्यापारिक मंडी है। ऊंझा में, गुजरात के ऊंझा में, बाड़मेर में लगभग 2.75 लाख हेक्टेयर में जीरे की खेती होती है। कारोबार लगभग 2,750 करोड़ रुपए का जीरे का कारोबार राजस्थान में होता है। कृषि विश्वविद्यालय मंडोर, जोधपुर द्वारा बाड़मेर जीरे को जीआई टैग दिलाने हेतु प्रयास व सुनवाई जारी है। विशेष किस्म सिरोही के किसान इशाक अली द्वारा विकसित आबू सौंफ 440 अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण प्रीमियम दाम हासिल करती हैं। इसी प्रकार राजस्थान में प्रीमियम क्वालिटी के जीरा व सौंफ का उत्पादन होता है, यहाँ उत्पादन होता है, और ऊंझा केवल उसकी मंडी है, जबकि ऊंझा को जीआई टैग राजस्थान के उत्पाद के लिए दिया गया है। तो इस वजह से ये विवाद आया है। आशा करते हैं कि जल्दी इसका समाधान होगा और जो वास्तविक हकदार हैं उन्हें इसका हक मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय रैंकिंग। राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसकी टैगलाइन है मेरा खाता भाग्य विधाता। राजस्थान जनधन खाते खोलने में प्रदेश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, द्वितीय स्थान बिहार व पश्चिम बंगाल संयुक्त रूप से रहे, और थर्ड रैंक पर राजस्थान रहा है। कुल 3.85 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए। कुल जमा राशि 24,610 करोड़ रुपए से अधिक जनधन में जमा राशि है। कुल महिला खाते 2.19 करोड़ से अधिक। कुल खातों का 57% महिला खाते हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। दर्रा टनल के जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के तहत दर्रा टनल का शुभारंभ हो गया है, संचालन शुरू कर दिया गया है उसका। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कोटा जिले में स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में दर्रा टनल है। देश की पहली 8 लाइन सड़क टनल है। देश की पहली 8 लाइन सड़क टनल है। इसकी लागत है 4.9 किलोमीटर। कुल लागत, निर्माण लागत है। जयपुर में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक 3 दिन का 31 जुलाई से 2 अगस्त तक जयपुर में वैश्विक मध्यस्थता महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। शांति, मध्यस्थता और विधि का शासन, पीस, मेडिटेशन और रूल ऑफ लॉ के का विषय होगा। 52 राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधियों को न्योता दिया गया है। देश के सीजीआई सूर्यकांत इसका शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन के मंथन के आधार पर जयपुर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप मिलेगा। तो हम ध्यान में रखेंगे जयपुर में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक शांति, मध्यस्थता, विधि का शासन विषय पर वैश्विक मध्यस्थता महाकुंभ आयोजन किया जाएगा। 52 राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधियों को इसमें न्योता दिया गया है। राजस्थान स्वास्थ्य योजनाओं में एआई तकनीक व पारदर्शी निगरानी। आरजीएचएस और आईएचएमएस में फर्जी क्लेम, डुप्लीकेट बिल रोकने हेतु एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक लागू की जाएगी। स्वीकृत बजट है 13.85 करोड़ की 3 आईटी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। संविदा भर्ती संचालन हेतु 54 आईटी विशेषज्ञों की भर्ती होगी। आरजीएचएस पोर्टल में 9 और एआई क्लेम ऑडिट 3, आईएचएमएस में 42। डिजिटल नेटवर्क 25,000 से अधिक स्वास्थ्य संस्थानों को जोड़कर डिजिटल हेल्थ कार्ड रिकॉर्ड की सुविधा मिलेगी। पीएम पोषण मिड डे मील का नया साप्ताहिक मेन्यू। विद्यार्थियों को संतुलित भोजन प्रदान कर उनकी उपस्थिति, स्वास्थ्य और सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए जो मिड डे मील है उनका नया साप्ताहिक मेन्यू किया गया है। कक्षा प्री प्राइमरी से 5th तक, 5वीं तक के बच्चों को प्रतिदिन न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के बच्चों को 700 ग्राम कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। कक्षा प्री प्राइमरी से 5वीं तक के बच्चों को 450 ग्राम कैलोरी दी जाएगी और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। और कक्षा 6 से 8 के बच्चों को 700 ग्राम कैलोरी दी जाएगी, 200 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। साप्ताहिक मेन्यू सारणी हम देखें तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को रोटी, दाल और सब्जी बनाई जाएगी। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को। मंगलवार को चावल व दाल सब्जी बनाई जाएगी। गुरुवार को दाल, चावल, सब्जियों की खिचड़ी तथा चूरमा बनाया जाएगा। सप्ताह में 1 दिन फल, स्थानीय आवश्यकता अनुसार 1 दिन विशेष भोजन भी करवाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में 4 नए औद्योगिक पार्क भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य के तहत।
भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य के तहत 4 नए औद्योगिक पार्क राजस्थान में, जिसमें हम देखेंगे KBNIR इंडस्ट्रियल पार्क कोटपुतली बहरोड, दौसा बांदीकुई इंडस्ट्रियल पार्क, भोजियारा पार्क जयपुर, उदयपुर कला इंडस्ट्रियल पार्क किशनगढ़ अजमेर। क्षेत्रफल व निवेश लगभग 2000 एकड़ में विकास, 8,000 से 10,000 करोड़ के निवेश की संभावना और 45,000 से अधिक रोजगार के अवसर। नेक्स्ट हम देखेंगे 42वां पंडित मनमोहन भट्ट स्मृति साहित्य राष्ट्रीय संगीत सम्मान। सम्मानित विभूतियों में प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र गंगा संरक्षण, संजीनी कुलकर्णी कथक, पंडित उमेश कंपूवाले शास्त्रीय गायन, बद्री नारायण तबला, मनभावन डांगी वायलिन व मनीषा अग्रवाल गायिका को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे वेडिंग ऑफ द ईयर गोल्ड अवार्ड। इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव सीजन 3 का जयपुर में आयोजन किया गया था। उसमें मोहित माहेश्वरी को वेडिंग ऑफ द ईयर अवार्ड गोल्ड से सम्मानित किया गया। पर्यटन स्थल गोरम घाट व कामली घाट। गोरम घाट इसे मेवाड़ का कश्मीर भी कहा जाता है, जो अरावली की पहाड़ियों व झरनों के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ कामली घाट ट्रेन मार्ग भी यहाँ स्थित है, जो मीटर गेज है, एकमात्र मीटर गेज रहा है जिस पर संचालन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सरकारी भवनों का सौर ऊर्जाकरण सोलर पावर हाउसेस। राजस्थान के सरकारी भवनों के बिजली बिल को शून्य करना, जीरो करने के लिए 85,000 भवन जिनमें 5 किलोवाट या उससे अधिक लोड के बिजली कनेक्शन है, उनकी छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। 2151 भवन सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें 23 जिला कलेक्टर भी शामिल है, वहाँ संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य में कुल स्थिति हम देखें तो राज्य के लगभग 1.96 लाख सरकारी बिजली कनेक्शन है, जिनमें 85,000 भवनों पर 5 किलोवाट या उससे अधिक के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में नशा मुक्त राजस्थान, श्री गंगानगर मॉडल और कॉलेज सुरक्षा। श्री गंगानगर की पाकिस्तान से लगती 210 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पंजाब से निकटता के कारण नशे की प्रवृत्ति को रोकने हेतु यह अभियान चलाया गया। राज्यव्यापी विस्तार। श्री गंगानगर प्रोजेक्ट को सभी राजकीय व निजी विद्यालयों में श्री गंगानगर मॉडल पर आधारित नशा मुक्ति परिसर अभियान लागू होगा। राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों में और सभी निजी कॉलेजों में नशा मुक्त परिसर समिति प्रत्येक कॉलेज में प्राचार्य की अध्यक्षता में, प्रिंसिपल की अध्यक्षता में गठित होगी। नशा मुक्ति मित्र NSS, NCC और स्काउट गाइड सक्रिय विद्यार्थियों को चयन कर सहपाठी जागरूकता फैलाई जाएगी। नशा मुक्त मित्र बनाया जाएगा। ई शपथ प्रत्येक सोमवार को छात्र नशा मुक्त रहने के लिए ई शपथ लेंगे। डिजिटल पोर्टल गतिविधियों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग, शिकायतों और सुझाव के ऑनलाइन ई प्रमाणन हेतु डिजिटल व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइबर सुरक्षा। NFSU में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साइबर सुरक्षा के लिए बनाया जाएगा। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU जयपुर कैंपस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साइबर सुरक्षा बनाया जाएगा। गांधीनगर के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा एडवांस साइबर सेंटर होगा NFSU में। पाक सीमा से सटे होने के कारण राज्य के सरकारी डेटा बैंकिंग फ्रॉड, फिशिंग अटैक व त्वरित एक्शन लेने के लिए रियल टाइम डेटा व लाइव फीडबैक मिलेगा। शुरुआत में 10 साइबर एक्सपर्ट नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें से 5 की नियुक्ति हो चुकी है। तो हम ध्यान में रखेंगे गुजरात, गांधीनगर गुजरात के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा एडवांस साइबर सुरक्षा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना NFSU नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में की जाएगी। ई मित्र व्हाट्सएप सेवाएं लगभग 51 से बढ़ाकर 72 सुविधाओं को व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवाया जाएगा। बिजली व स्वयं शासन विभाग, नगर निगम की 21 नई सेवाएं भी जोड़ी गई हैं। बिजली बिल डाउनलोड करना, शिकायत दर्ज करना, के नंबर खोजना तथा नगरीय निकाय में फायर NOC लाइसेंस, UD टैक्स, स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस आदि के स्टेटस और सर्टिफिकेट डाउनलोड करना। हेल्पलाइन नंबर 9461106270 हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। तो हम ध्यान में रखेंगे 51 से बढ़ाकर 72 सेवाएं कर दी गई हैं व्हाट्सएप पर। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण में भारतीय ग्रिफिन वल्चर गिद्ध की प्रजाति जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भटक कर आ गई थी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के पास भारतीय ग्रिफिन गिद्ध डिहाइड्रेशन और ख़राब मौसम, डिहाइड्रेशन मतलब उनमें पानी की कमी हो गई थी शायद गिद्ध में, इस वजह से वो कमज़ोर अवस्था में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर डिहाइड्रेशन और ख़राब मौसम, थर्मल एयर और करंट न मिलने के कारण बेबस हालत में मिला। उपचार और सपोर्टिव थेरेपी के बाद इसे जालाना के जंगल शिकार होदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया। ग्रिफिन वल्चर 200 से 300 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं और उड़ने के लिए थर्मल एयर करंट्स का उपयोग करते हैं उड़ने के लिए ग्रिफिन वल्चर। भारत में पशुओं में प्रयुक्त होने वाली दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनाक
के कारण गिद्धों की संख्या में 95% से अधिक की गिरावट आई है। आप देख सकते हैं ये पक्षी, अब ये जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की फ़ोटो है, जहाँ ये वल्चर ग्रिफिन आ गया था। तो आप देख सकते हैं ग्रिफिन प्रजाति का वल्चर है ये, गिद्ध है ग्रिफिन प्रजाति का। नेक्स्ट हम देखेंगे रक्षा एवं नवोन्मेष सहस्त्रबाहु स्मार्ट यूनिफॉर्म। अथर्व रंजन शर्मा विद्या आश्रम प्रतापनगर जयपुर के छात्र हैं। अथर्व रंजन शर्मा, मार्गदर्शक है शोभी शर्मा। यूनिफॉर्म का नाम है सहस्त्रबाहु स्मार्ट सुरक्षा यूनिफॉर्म। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, घने जंगलों, आपदा की विकट परिस्थितियों में तैनात जवानों की सुरक्षा हेतु तकनीक युक्त ऑल इन वन यूनिफॉर्म विकसित की है अथर्व रंजन शर्मा ने, जो विद्या आश्रम प्रतापनगर जयपुर के छात्र हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे साहित्य एवं सम्मान सरोज कुमारी केदारनाथ व्यंग्य पुरस्कार। सरोज कुमारी केदारनाथ व्यंग्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रभात गोस्वामी। प्रभात गोस्वामी को व्यंग्यकार एवं पूर्व संयुक्त निर्देशक हैं सूचना और जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निर्देशक और व्यंग्यकार हैं प्रभात गोस्वामी। उन्हें सरोज देवी केदारनाथ माहेश्वरी हिंदी भाषा व्यंग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी पुस्तकालय समिति डीगी के 100वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह सम्मान प्रदान किया गया। 6वीं राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 6th नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप है, उसका आयोजन चौगान स्टेडियम जयपुर में किया जाएगा 28 से 30 जुलाई तक। आयोजक है राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट संघ व जयपुर जिला एसोसिएशन द्वारा ये आयोजित किया जाएगा। इसमें 18 टीमें भाग लेगी, 11 पुरुष टीमें और 7 महिला राज्य टीमें। प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी खेलते हैं। छक्का लगाने पर बल्लेबाज को आउट माना जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ में हम देखें तो भारतीय ओलंपिक संघ ने टेनिस बॉल क्रिकेट को 1995 में मान्यता दी थी। शिवार्पणम शिवलिंगों के निर्मालय से जैविक खाद। नगर निगम जयपुर द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। शिवार्पणम का मंदिरों में चढ़ने वाले बेलपत्र, फूल, पूजन सामग्री निर्मालय को कचरे में फेंकने के बजाय वैज्ञानिक प्रक्रिया से जैविक खाद में बदलना इसका उद्देश्य है। प्रारंभिक मंदिर 5 प्रमुख मंदिरों में ये शुरुआत की गई है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। ताड़केश्वर महादेव मंदिर, झारखंड महादेव मंदिर, जंगलेश्वर महादेव, चमत्कारेश्वर महादेव और रोजगारेश्वर महादेव मंदिर में शुरुआत की गई है जेडीए द्वारा, जयपुर नगर निगम द्वारा, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे ईवी हॉपर द्वारा एकत्र कर निकटतम उद्यान में श्रेडर मशीन से प्रोसेस करके 30 दिनों में कंपोस्ट तैयार की जाएगी। तैयार खाद को शिवार्पणम प्रसाद पैकेट के रूप में श्रद्धालु और आमजन में बांटा जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नीति आयोग का इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 ओवरऑल देश में स्थान 10th रही है राजस्थान की। बड़े राज्यों में 17 बड़े राज्यों की श्रेणी में 8th रैंक राजस्थान की रही है। नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, जो नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स के बारे में, जिसमें ओवरऑल राजस्थान की रैंक रही है 10th और बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान की रैंक रही है 8th। विभिन्न घटकों में प्रदर्शन, नियामकीय सुगमता में 2, सरकारी नीतियों में 3rd रैंक रही है, संसाधन में 4th रैंक, बिजनेस क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर में 12th रैंक, संस्थागत माहौल में 13th, वित्तीय स्थिति में 15th और एफडीआई फाइनेंशियल ईयर 24 में अर्थात फाइनेंशियल ईयर 2024 में $265.43 मिलियन कुल एफडीआई रही है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 1,22,629। क्षेत्रवार योगदान में देखें तो कृषि में 12.7% योगदान, उद्योग में 28.4, सेवा क्षेत्र में 58.9 और खनिज उत्पाद गैर धात्विक खनिज उत्पादन में 33% और धात्विक में 14% राष्ट्रीय हिस्सेदारी राजस्थान की रही है। राजस्थान खेल विभाग की नई पहल व प्रोत्साहन, पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि व आउट ऑफ टर्न नियुक्ति की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। डाइट भत्ता में वृद्धि की गई है। विद्यार्थियों की डाइट भत्ता 150 से बढ़ाकर 300 प्रतिदिन कर दिया गया है। जन सुनवाई एसएम स्टेडियम जयपुर में खेल परिषद कार्यालय में हर बुधवार को दोपहर 2:30 बजे खिलाड़ियों की समस्याओं के समाधान हेतु जन सुनवाई की जाएगी। पुरस्कार घोषणा 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस पर पिछले 6 वर्षों से लंबित महाराणा प्रताप अवार्ड सहित सभी राजकीय खेल पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। फिजिकल फाइबर कार्यक्रम 10 से 12 वर्ष के बच्चों की शारीरिक क्षमता की जांच कर स्कूली स्तर पर ही प्रतिभा का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे शिष्टाचार भेंट पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष और राजस्थान के मुख्यमंत्री। कल हमने चर्चा की थी पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा अध्यक्ष है रथिंद्र बोस ने कल हमारे राज्यपाल श्री वाव किशन राव वांगड़े से मुलाकात की थी। वे विधानसभा अध्यक्ष
वासुदेव देवनानी से रतेंद्र बोस ने सप्रेम भेंट की थी। अब उन्होंने जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात की। इस अवसर पर रतेंद्र बोस ने मुख्यमंत्री को गुरु रवींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति गीतांजलि भेंट की। नेक्स्ट हम देखेंगे गुरु गौरवम अभियान। भारत विकास परिषद द्वारा गुरु गौरवम अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के 300 से अधिक सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। गुरु गौरवम अभियान के तहत गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम के तहत वर्ष 1999 2000 से निरंतर आयोजित किया जा रहा है। विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाना, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की भावना को बढ़ावा देना। गुरु वंदनम छात्र अभिनंदनम अभियान के तहत। नेक्स्ट हम देखेंगे दैनिक भास्कर नो नेगेटिव मंडे पहल। दैनिक भास्कर द्वारा 11 वर्षों से सप्ताह के पहले दिन अर्थात मंडे को नो नेगेटिव मंडे अर्थात कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं दी जाती है। सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करने के लिए दैनिक भास्कर द्वारा चलाई जा रही विशेष मीडिया पहले नो नेगेटिव न्यूज़ नो नेगेटिव मंडे चलाया जा रहा है। हर सोमवार को समाचार पत्र में केवल सकारात्मक पॉजिटिव समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। 11 वर्षों से यह निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं। पाठकों के सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक माहौल और अच्छी खबरों के साथ करना इसका उद्देश्य है। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे सेशन के PDF की आवश्यकता तो आप हमें टेलीग्राम पर QR कोड स्कैन करके या हमारे ID के माध्यम से हमें मैसेज कर सकते हैं, जहां आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहां ये PDF अवेलेबल करवाई जाती है। थैंक यू वेरी मच।